हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन जेएजी में। और आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो ग्रामर से रिलेटेड है, यानी कि व्याकरण से रिलेटेड है। और जो भी आपका हिंदी का एग्ज़ाम में आने वाला है उसमें पूरा पूरा आपको मतलब 5 से 6 मार्क्स यहाँ से मिलने वाला है। तो इसको ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। और इसको अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा, क्योंकि ये इससे आपका 5 नंबर फिक्स होने वाला है। तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा टॉपिक है समास। ठीक है, समास दो या दो से अधिक शब्दों या का परस्पर संबंध बनाने वाले शब्द को अथवा कारक चिन्हों को लुप्त होने का उन दो अथवा दो से अधिक शब्दों के मेल मेल से बने एक एक स्वतंत्र, ठीक है, एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। इस प्रक्रिया में बने शब्द को समासिक पद कहा जाता है। समासिक पद को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। ठीक है, समास विग्रह कहा जाता है। समास के 6 भेद होते हैं। मतलब कि समास क्या होता है उसको हम लोग पहले समझेंगे। तो समास का मतलब कि ऐसे दो पद होते हैं, ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक शब्द, मतलब दो से या दो से ज़्यादा शब्द होता है, ठीक है, उसको मिला करके एक नया शब्द बनता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। और उसको स्वतंत्र रूप से समासिक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी प्रक्रिया को शब्द से समासिक पद कहा जाता है। उसको समासिक पद भी कहते हैं। समासिक पद से एक के सभी पदों का अलग अलग करने पर प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। मतलब कि जब एक साथ उसको मिलाकर रख रख दिए, लेकिन जब उसको तोड़ेंगे, ठीक है, जब उसको तोड़ेंगे तो अलग अलग होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, समास विग्रह कहेंगे। ठीक है, और इसका 6 भेद होता है। कितना भेद होता है, तो 6 भेद होता है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा। और इसी को हम लोग पूरा पूरा समझेंगे और आगे देखेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं आगे। तो पहला हमारा क्या है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद क्या हो, अव्यय हो, उसे हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। अव्ययी पार समास कहलाता है। ठीक है, अव्ययी पार समास कहलाता है। वह समास के प्रक्रिया विशेषण का कार्य करता है। किसका काम करता है, तो क्रिया विशेषण का काम करता है। क्रिया विशेषण मतलब कि काम को दर्शाता है। ठीक है, जैसे यथास्थान। यथास्थान मतलब स्थान के अनुसार, स्थान के अनुसार यहाँ पे ये मिस्टेक हो जा रहा है। 1 सेकेंड रुकिएगा। हाँ, तो चलिए, यहाँ पे लिखा रहा है कि स्थान के अनुसार जीवन भर। ठीक है, मतलब कि यथास्थान मतलब क्या हुआ, स्थान के अनुसार आजीवन। य, य, यथास्थान। तो यहाँ से पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो अव्ययी भाव समास, जिस समास से पूर्व पद अव्यय हो, पूर्व पद मतलब कि जो पहला पद हो वो क्या हो, अव्यय हो, वो उसे अव्ययी पार समास कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है, अव्ययी पार समास कहलाता है। यह वाक्य की क्रिया विशेषण को कार्य करता है, का कार्य करता है। मतलब कि जैसे क्रिया विशेषण, इससे पहले जो कोई भी काम रहेगा उसको दर्शाएगा। जैसे यथास्थान। यथास्थान मतलब क्या होता है, स्थान के अनुसार आजीवन। मतलब कि जब जिस स्थान पे हम लोग लोग रह रहे हैं वहाँ पे आजीवन रहेगा, मतलब कि जीवन भर रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यथा स्थान बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा अव्ययी भाव समास क्या पे खत्म हो गया। चलिए दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे दूसरा दूसरा क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद गौण या उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, गौण या उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहेंगे, यहाँ पे तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे, क्या एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। तो दोनों पद के बीच परसर्ग का लोप होता है, लोप रहता है। ठीक है, क्या रहता है, परसर्ग का लोप रहता है। परसर्ग लोप के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अब इसका भी क्या होता है, 6 भेद होता है। मतलब कि समास का 6 भेद होता है और तत्पुरुष समास का भी 6 भेद होता है। मतलब दूसरा समास ये है तत्पुरुष समास। चलिए उसको देखते हैं आगे। पहला क्या है, कर्म तत्पुरुष समास को लोप जैसे मतदाता। मत और दाता, देखिए दो शब्द यहाँ पे मिल रहा है ना। मत मतलब क्या होता है, वोट देना ना। मत को देने वाला, मत मतलब वोट देने वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, मतदाता कहते हैं। फिर क्या कर रहा है,
गिरह कट, गिरह को काटने वाला को क्या बोलते हैं? गिरह कट बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा करके दे देगा। ठीक है, कि कर्म तत्सम को कैसे यहाँ पे देंगे, तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, करण तत्पुरुष जहाँ करण कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। करण, कर्ता ने कर्म को, ये सब पढ़े हैं ना, वहीं पे यहाँ पे करण चिन्ह को क्या होता है? लुप्त हो जाता है, मतलब वो छिप जाता है। यहाँ पे करण नहीं लिखा लिखा हुआ रहता है। देखिए, जन्मजात, ठीक है, जन्मजात मतलब कि जन्म से उत्पन्न, मतलब जो चीज़ आपका जन्म से मिला हुआ है उसी को क्या कहते हैं? जन्मजात कहते हैं। ठीक है, मुंह मांगा, मुंह मांगा मतलब कि जितना आप कहिएगा उतना वो मतलब देगा, तो उसी को क्या बोलते हैं? मुंह मांगा। ठीक है, मुंह से मांगा मतलब मुंह से मांगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब जो बचपन से मिलता है। ठीक है, यहाँ पे करण कारक, करण कर्ता ने करण को करण से, ऐसे साप्रदान अप्रदान ये सब पढ़े हैं ना, यही चीज़ से यहाँ पे रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है? गुणहीन, गुणहीन मतलब कि गुणों से हीन, मतलब कि आपके पास कोई गुण नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या 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 कहेंगे? गुणहीन। मतलब आप लोग के पास है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसा कोई भी चीज़ होता है जिसमें गुण नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या है? संप्रदाय तत्पुरुष जहाँ संप्रदाय कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे हथकड़ी, जैसे हाथ का, हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या है? संप्रदाय तत्पुरुष समाज जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। हाथ जोड़ कड़ी, जैसे यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है ना हाथ, ठीक है, हाथ लिख करके बीच में क्या दिया हुआ था? डैश दिया हुआ रहता है, उसको लिखा हुआ था कड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चिन्ह जो है ना, यहाँ पे ये हटा दिया जाता है, तो इसीलिए काल लिखा हुआ है हथकड़ी, मतलब हाथ के लिए कड़ी। ठीक है, सत्याग्रह, सत्या और ग्रह मतलब यहाँ पे बीच में क्या रहता है? डैश रहता है, तो उसको हटा करके क्या लिखा हुआ है? सत्याग्रह। ठीक है, और सत्य के लिए आग्रह, भूमि युद्ध मतलब मतलब सत्य के रास्ते पर चल करके कोई युद्ध कर रहा है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। ठीक, सत्याग्रह बोलते हैं। ठीक है, युद्ध के लिए भूमि मतलब युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि किसको कहते हैं? तो युद्ध के लिए जहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है उसी को क्या बोलेंगे? युद्ध भूमि। तो यहाँ पे जो सत्याग्रह आंदोलन था वो कौन चलाया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी चलाए थे ना सत्याग्रह आंदोलन। आगे देखते हैं क्या पे लिखा हुआ है, अपादान पुरुष, अपदान तत्पुरुष लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ अपदान कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, अपदान। ठीक है, अपदान चिन्ह का लोप हो जाता है, मतलब वो छिप जाता है। ठीक है, जैसे धनहीन, तो धन से हीन मतलब उसके पास धन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा धनहीन। ठीक है, भयभीत, तो ऐसे करके आपका दे दिया है कि भयभीत का क्या होगा? भयभीत का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा या तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो आप लिखेंगे भय से भीत, मतलब कि उसको डर नहीं लगता है। ठीक है, जन्मांध मतलब जन्म से अंधा। ठीक है, जो बचपन से अंधा होता है उसको क्या बोलते हैं? जन्मांध बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे, संबंध तत्पुरुष जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है, मतलब जो संबंध रहेगा किसको किससे संबंध है वो क्या है? यहाँ पे छिप जाता है। तो यहाँ पे लिखा है प्रेम सागर। ठीक है, प्रेम सागर, प्रेम का सागर मतलब प्रेम का सागर को क्या बोलेंगे? प्रेम सागर बोलेंगे। दिनचर्या, दिन का कार्य मतलब दिन का जो भी काम होगा उसको क्या बोलेंगे? दिनचर्या बोलेंगे। भारत रत्न मतलब भारत के लिए रत्न, तो ये क्या है? एक मेडल है। ठीक है, भारत रत्न को मिलता है जो अच्छा काम करता है। ठीक है, और अभी में किसको मिला है? तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कि किसको मिला है। ठीक है, तो अभी भारत में एक अर्जुना अवार्ड मिला है जो मोहम्मद शमी को मिला है, भारत रत्न नहीं मिला है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अधिकरण तत्पुरुष जहाँ जहाँ अधिकरण कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, जो अधिकरण का चिन्ह होता है वो क्या हो जाता है? छिप जाता है। तो ये इसको बोलते हैं नीतिपूर्ण, नीति से पूर्ण, नीति में पूर्ण। ठीक है, नीति में पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? आत्मविश्वास मतलब कि अपने पास कितना विश्वास है कि अगर हम एग्जाम में कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? आत्म पर विश्वास मतलब अपने ऊपर विश्वास। घुड़सवार, घोड़ा पर सवार मतलब उसके ऊपर ना बैठा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? घुड़सवार। ठीक है, तो ये सारा था अधिकरण तत्पुरुष। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब उसके बाद वहाँ दो था, जो तत्पुरुष समास का उतना सारा, यहाँ पे 6 भेद था, 6 भेद को पढ़ लिए। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे तीसरा, मतलब समास का तीसरा, कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, विशेषण, विशेषण क्या कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषता बताता है उसी को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। और उत्तर पद विशेष हो। ठीक है, उत्तर पद क्या हो? विशेष हो। कर्मधारय समास कहलाता है। क्या कहलाता है? कर्मधारय
समास कहलाता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। काली मिर्च, काली मिर्च मतलब कि काली है जो मिर्च, उसको क्या बोलेंगे? काली मिर्च बोलेंगे। ठीक है, आगे नीलकमल, नीलकमल मतलब नीला है जो कमल, जो कमल जो है वो नीला कलर का है, उसी को क्या बोलेंगे? नीलकमल। पीताम्बर, पीता मतलब पीला वस्त्र, ठीक है, पीला वस्त्र, पीला है जो अंबर, तो क्या बोलते हैं? पीताम्बर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? चंद्रमुखी, चंद्रमुखी चंद्र के समान मुख वाला, मतलब कि चांद जैसा रहेगा ना वैसा मुख उसका रहेगा, मतलब मुख रहेगा, मतलब यानी कि उसका चेहरा रहेगा या उसका फेस रहेगा। ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे? चंद्रमुखी बोलेंगे। सद्गुण, सद्गुण मतलब सद से जो गुण, मतलब सबसे जो गुण लेकर के आता है उसी को क्या बोलते हैं? सद्गुण बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे द्वंद्व समास। चौथा नंबर में क्या है? द्वंद्व समास। जिस समास का पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों प्रधान होता है, मतलब पूर्व पद जो पहला है और जो लास्ट में आता है वो भी क्या है? प्रधान है। तो इसका अर्थ दृष्टि से दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व से और उनके माध्य संयोजन संबंध लोप तो हो जाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे मतलब यहाँ पे कह रहा है कि कोई ना कोई वहाँ पे रिलेशन होता है। ठीक है, तो वहाँ पे बीच में और लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? और लगा दिया जाता है। जैसे यहाँ माता पिता, तो यहाँ पे माता पिता लिखा हुआ है तो माता और पिता लिख सकते हैं ना, माता और पिता। राम कृष्ण, राम और कृष्ण, ठीक है, राम और कृष्ण। आगे देखते हैं तो भाई बहन, ठीक है, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख, मतलब ऐसा मिलता जुलता वर्ड रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास बोलेंगे। ठीक है, मतलब पहला पद और अंतिम पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। आप पाँचवा नंबर पढ़ेंगे, पाँचवा यहाँ पे लिखा हुआ है द्विग समास। द्विग समास किसे कहते हैं? जिस समास के पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब कि जो पहला पद होगा वो संख्या में होगा, मतलब कि उसको नंबर से करेंगे। ठीक है, एक दो तीन चार ऐसे नंबर में रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? द्विग द्विग समास बोलते हैं। ठीक है, द्विग समास कहलाता है। जैसे उसका उदाहरण देख लेते हैं, नवरत्न। ठीक है, नवरत्न, नवरत्न का मतलब नौ रत्नों का समूह, नौ ठे रत्न था उसका समूह होगा। ठीक है, सप्तद्वीप, उसके बाद क्या है? सप्तद्वीप। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सप्तद्वीप। सप्तद्वीप का मतलब क्या होता है? देखिए सप्तद्वीप मतलब सात द्वीपों का समूह, उसको क्या बोलेंगे? सप्तद्वीप बोलेंगे। उसके बाद त्रिभुवन मतलब तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिभुज बोलते हैं ना, या फिर त्रिभुवन यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है सतमंजली, मतलब कि सात मंजिल वाला, सात मंजिलों का समूह, मतलब कि छत वगैरह बनाते हैं ना तो वहाँ पे क्या होता है? एक दो तीन चार हम लोग बोलते हैं, तल्ला बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है सतमंजली, मतलब कि सात मंजिल का समूह हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट यहाँ पे है समास का अंतिम बहुब्रीहि समास। ठीक है, जिस समास के दोनों पद का से मध्य से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, मतलब बीच में से एक और अर्थ निकलेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुब्रीहि समास कहेंगे। ठीक है, वो उससे क्या कहलाता है? बहुब्रीहि समास कहलाता है। जैसे महात्मा, तो महान आत्मा है। ठीक है, महान आत्मा है जिसकी अर्थ अर्थात ऊंची आत्मा वाला। ठीक है, ऊंची आत्मा वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नीलकंठ, नीलकंठ मतलब नीला कंठ है, जिसका अर्थात शिव जी। ठीक है, मतलब यहाँ पे उसका कुछ न कुछ अर्थ अलग से निकलता है, तो शिव जी का क्या है? नीलाकंठ है। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है कि किसका अर्थ, मतलब नीलकंठ किसका नाम है, ऐसे भी पूछ सकता है। लंबोदर, देखिए यहाँ पे एक और दे दिया है, तो लंबा है जिसका उदर, उदर मतलब क्या होता है? नाक ना, उधर का मतलब याद रखिएगा, उधर का मतलब नाक होता है। तो जिसका अर्थात गणेश जी, तो गणेश जी का नाक क्या है? लंबा है, वो हाथी का वहाँ पे नाक डाल दिया गया था ना, तो इसलिए। अब उसके बाद गिरिधर, ठीक है, गिरी को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी। ठीक है, गिरिधर, उनको क्या बोलते हैं? गिरिधर। तो ये जो है पीताम्बर, ये सब जो आता है ये सब याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मक्खी चूस। ठीक है, मक्खी चूस मतलब बहुत कंजूस व्यक्ति, मक्खी चूस को क्या बोलते हैं? बहुत कंजूस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो नीचे दिए गए प्रश्नों को सही निशान लगाइए। यहाँ पे भी लिख दिया है लेकिन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे मिटा दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, द्विग समास का उदाहरण है, तो इसमें से द्विग समास का कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पे यहाँ पे क्या अभी हम लोग पढ़े थे ना
तो यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या पढ़े थे, द्विग समास के लिए क्या पढ़े थे ऊपर में, याद रखिए, जिसका पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब संख्या रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विग समास बोलेंगे ना। तो यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं उसको, क्वेश्चन में क्या है, संख्या। तो यहाँ पे देखिए अन्य ये तो नहीं होगा, दिन रात ये भी नहीं होगा, चतुरन ये भी नहीं होगा, त्रिभुवन, तो यहाँ पे त्रिभुवन क्या हो जाएगा, त्रिभुवन, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दिया हुआ रहेगा तो आप याद रखिएगा तब ना कि किस में क्या है। तो यहाँ पे देखिए संख्या था, ठीक है, संख्या को देखना था, तो त्रि मतलब 3 होगा ना। इसमें से द्वंद्व समास का, द्वंद्व समास मतलब कि दो चीज़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीताम्बर नहीं आएगा, नेत्रहीन नहीं आएगा, चौराहा नहीं आएगा, या देखिए बीच में अगर डैश आएगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। रुपया पैसा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, द्वंद्व समास। ठीक है, बीच में डैश रहेगा। किस शब्द का द्विगुण समास है, ठीक है, द्विगुण मतलब दो ठे गुण होता है ना। तो आजीवन मतलब कि जीवन भर के लिए, अभी तुरंत पढ़े थे। भूदान मतलब भूमि को दान करने वाला, ठीक है। सप्ताह 7 दिनों का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास है। ठीक है, उसके बाद क्या है, पुरुष सिंह, पुरुष सिंह दिया हुआ है ना। तो द्विग समास हम किसको कहेंगे, तो द्विग समास अभी आप पढ़े थे ना, द्विग समास किससे कहते हैं, द्विगु समास का संख्या, इसमें भी संख्या दिख रहा है ना। ठीक है, तो उसमें त्रिभुवन हुआ था, और इसमें क्या होगा, तो इसमें देखते हैं, यहाँ पे देखिए इसमें आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, हाँ द्विगु समास। तो द्विगु समास में यहाँ पे आजीवन, सप्ताह, तो यहाँ पे आपका जो ग नंबर है वो सही हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन का सप्ताह होता है ना। तो यहाँ पे आपका संख्या दिखाना था, तो ये भी हो गया। चलिए चौथा नंबर में क्या लिखा है, द्विगु समास, यहाँ पर भी संख्या देखना है। तो संख्या देखना है तो यहाँ पे देखिए दिन रात तो नहीं होगा, दिन रात में कोई संख्या नहीं दिख रहा है। अन्यव वो भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, चतुरान, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए पंच तत्व, पंच तत्व मतलब कि 5 तत्व, 5 तत्व, यहाँ पे संख्या रहा है ना, तो ये भी क्या हो गया, द्विग समास। तो इसी प्रकार क्या आएगा क्वेश्चन, आप लोग डरिएगा नहीं, अब बहुत आसान रहेगा। तो आगे देखिए, चलिए उसी को देखते हैं। तो यहाँ तक आपका समास हो गया, समास से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्रिया। अब क्रिया से रिलेटेड भी रहता है कि सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। तो थोड़ा सा क्रिया को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो क्रिया में यहाँ क्या लिखा हुआ है कि जिन शब्दों से यह पता चले कि कोई कार्य हो रहा है या किसी द्वारा किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। और कि कोई काम कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिया कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। तो एक चीज़ और याद रखिएगा कि लास्ट में ना आता है, अगर क्रिया, अगर कोई काम हो रहा है तो लास्ट में ना आएगा। जैसे खाना, नाचना, खेलना, पढ़ना, मारना, पीटना, जाना, सोना, लिखना, जागना, रहना, गाना, दौड़ना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, आगे उदाहरण देखिएगा। देखिए उसी चीज़ से यहाँ पे लिखा हुआ है, तो राम खेल रहा है, ठीक है, मीना नाच रही है, अली किताब पढ़ रहा है, बाजार में बम फट गया। ठीक है, तो ये सब क्या है सब क्रिया है। बच्चा पलंग पर से गिर गया, ठीक है, पलंग से गिर गया। उसके बाद बाहर बारिश हो रही है, राधा नाच रही है, मुकेश कॉलेज जा रहा है। तो यहाँ पे लास्ट में नाम देखिए, बहुत कम में ना लगा हुआ है, लेकिन याद रखिएगा कि अगर यहाँ पर ना नहीं लगा हुआ है तो मतलब यहाँ पे क्या लगा करके पूछिएगा ना, तो क्या कर रहा है, तो यहाँ पे उत्तर आता है। ठीक है, और जिसमें उत्तर नहीं आता है कि अगर वो क्या कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। तो जिसमें कर्म के साथ आता है, ठीक है, कर्म भी आएगा और उसके साथ आएगा तो उसको बोलेंगे सकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म नहीं आएगा उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। तो चलिए आगे देखते हैं, उसी को पढ़ेंगे। तो इसका दो भेद होता है। पहला क्या होता है, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि साथ में कर्म होता है, मतलब कि साथ में कोई ना कोई काम होगा, इसी कारण से इसे सकर्मक क्रिया, यानी स का मतलब क्या होता है, साथ में, प्लस कर्म, मतलब कि कर्म आएगा, साथ में काम भी आएगा। ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, साथ में अगर क्रिया किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक। जैसे मैंने खाना खाया, तो कौन खाना खाया, मैं खाना खाया, क्या खाया, खाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछिएगा ना तो आ जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपको क्या पूछने पर अगर उत्तर मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। चलिए देखते हैं अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया में इसमें कर्म नहीं होता है, इसी कारण इसे अकर्मक, यानी कि मतलब बिना, प्लस कर्म, मतलब कि बिना काम के जो क्रिया होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया। मैं खाता हूँ, क्या खाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, खा मैं खाता हूँ क्या, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं ना है। तो यहाँ पे
ये हो गया अकर्मक क्रिया। चलिए इसी से और रिलेटेड देखते हैं अकर्मक क्रिया को और दूसरे भाषा में हम लोग कैसे समझ सकते हैं। तो अकर्मक क्रिया का मतलब होता है कर्म के बिना, मतलब कि कर्म यहाँ पर नहीं रहेगा, कोई काम पता ही नहीं चलेगा, मतलब हो रहा है लेकिन पता नहीं चलेगा कि कौन कर रहा है। ठीक है, कौन लगा करके यहाँ पे पूछते हैं तो कोई आंसर ही नहीं मिलता है। जैसे जिन क्रियाओं को करने में ज़रूरत नहीं पड़ती है, कर्म की जरूरत नहीं पड़ती है, या जो क्रिया प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं देता है, मतलब इससे कौन पूछेंगे तो कोई उत्तर ही नहीं मिलेगा कि कौन कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उसका उदाहरण देखिए। जैसे तैरना, तो कौन तैर रहा है, यहाँ पे अगर ना वहाँ पे नाम ना आएगा, मतलब कि कौन तैर रहा है। कूदना, सोना, सोना में कोई काम पता चल रहा है, नहीं। ठहरना, उछलना, मरना, जीना, ये सब कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, यहाँ पे कोई काम का पता नहीं चल रहा है। ठीक है, उसका बाद बरसना, सोना, चमकना, हंसना, चलता दौड़ता, लजाना, होना, बढ़ना, खेलना, धड़कना, डरना, बैठना। ठीक है, उगना, जीना, चमकना, डोलना, मारना, घटना, फादना और जागना, बरसना, उछलना, कूदना, ये सारे जो चीज़ें आएंगी ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। तो ये सब देख लीजिएगा, अगर ये कहीं भी आए अगर आपका सवाल में, तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझिएगा। ठीक है, अगर ऐसा आए तो आप वहाँ से देख लीजिए। देखिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, ऐसा ही दे दिया रहेगा कि इसमें कौन सा, ये कौन सा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वह जागता है, तो क्या जागता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। ठीक है, अगर यहीं पर लिखता है वह गेंद खेलता है, तो यहाँ पे हम लोग पूछे ना क्या खेलता है, तो गेंद खेलता है, वहाँ पे आ जाता है। तो ये क्या हो गया, अकर्मक क्रिया। वे कूदते हैं, क्या कूदते हैं, कुछ नहीं पता चल रहा है। सोना चमकता है, तो क्या चमकता है, सोना तो यहाँ पे पता चल रहा है, लेकिन कैसा चमकता है यहाँ पे तो नहीं पता चल रहा है ना। पंछी उड़ रहे हैं, तो क्या उड़ रहे हैं, पंछी। ठीक है, पंछी उड़ रहे हैं, लेकिन क्या उड़ रहे हैं पता नहीं चल रहा है ना। कौन उड़ रहा है, कौन पूछिएगा तब पता चलता है यहाँ पे। कौन चमक रहा है, तो सोना। ठीक है, तो कौन लगा के पूछिएगा तब, लेकिन क्या लगा के पूछिएगा तो यहाँ पे उत्तर नहीं आ रहा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है, क्या हंस रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कौन हंस रहा है, तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि बच्चा हंस रहा है। ठीक है, चूहे उछल रहे हैं, तो कौन उछल रहा है, चूहे, क्या उछल रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। कोई भाई सो रहा है, मेरा मतलब मेरा भाई सो रहा है, तो यहाँ पे कौन सो रहा है, तो यहाँ पे मेरा लिखा हुआ है, मेरा भाई, लेकिन क्या सो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो अगर जहाँ पे अगर आप क्वेश्चन पूछते हैं अगर उत्तर नहीं मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, अकर्मक क्रिया। सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलता है, और दुल्हन शर्मा रही है। ठीक है, लास्ट में साइकिल चला रही है, मीरा डर गई। तो इतना सारा एग्जाम्पल दे दिए, अगर आपको ऐसा कहीं भी आपको आए तो उसमें क्या कर दीजिएगा, अकर्मक क्रिया, तो यहाँ से 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया का थोड़ा सा और मतलब समझ लेते हैं। सकर्मक का मतलब होता है कर्म के साथ, मतलब उसमें काम साथ में आता है। ठीक है, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कौन नहीं पूछेंगे। ठीक है, कौन नहीं पूछेंगे, यहाँ पे पूछेंगे क्या कर रहा है। ठीक है, अगर कौन पूछेंगे तो वो किस में चल जाएगा, अकर्मक में, लेकिन अगर क्या पूछेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, सकर्मक में आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको सकर्मक क्रिया बोलेंगे। जैसे मैं खुशी से हंसता हूँ, तो कैसे हंसता हूँ, कौन हंसता है, तो मैं, लेकिन कैसे क्या हंसता है, तो खुशी से। ठीक है, नीता खा रही है। ठीक है, नीता खा रही है, क्या खा रही है, खाना। ठीक है, नीता खाना खा रही है, तो यहाँ पे खाना क्या आ रहा है, साथ में कर्म आ रहा है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, सकर्मक। बच्चे जोर से रो रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, तो जोर से। ठीक है, जोरों से रो रो रहे हैं, तो उसको क्या आ जाएगा, सकर्मक, मतलब साथ में कर्म भी आ रहा है। श्याम फिल्म देख रहा है, तो यहाँ पर से देखिए क्या देख रहा है, तो फिल्म, क्या लगा करके पूछ रहे हैं, तो ये उत्तर आ रहा है ना, तो यहाँ पे सकर्मक में आ जाता है अगर उत्तर मांगिएगा तो। ठीक है, देखिए राम आम खाता है, यहाँ पे क्या आ रहा है, राम आम खाता है, तो राम क्या खाता है, आम खाता है, तो यहाँ पे क्या है, कर्म आ जा रहा है ना, तो इसी को क्या बोलेंगे, सकर्मक क्रिया। तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम एक किताब पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तो किताब, तो यहाँ पे आंसर आ जा रहा है, तो ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, मतलब साथ में कर्म आ रहा है। चलिए यहाँ तक समझ गए, वह उसके बाद थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इसमें से आपको खुद से करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा कि विवाह गा रही है, तो यहाँ पे क्या गा रही है, आपको यहाँ पे उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए 10 से 12 क्वेश्चन है, 13, 14, 15, 16, अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं इसको भी। तो यहाँ देखिए वह रात भर जगता रहा। ठीक है, रात भर जगता रहा, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या जगता रहा, पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सेवक एक
आवश्यक पत्र लाया। तो कैसा पत्र लाया, कौन लाया, कौन तो सेवक, और क्या लाया तो आवश्यक पत्र। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। घड़े में पानी भर गया, घड़े में पानी भर गया, तो क्या भर गया, पानी। कहाँ भरा, तो घड़े में। तो क्या का उत्तर हमको मिल जा रहा है ना, तो यहाँ पे पानी हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। आप कल तक आवश्यक आ जाइएगा, आप कल तक आवश्यक आ जाइएगा, लेकिन यहाँ पे कौन आएगा, आप आइएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। उसने प्रथम पुस्तक पुरस्कार जीता, उसने जीता, क्या जीता, तो प्रथम पुरस्कार। तो यहाँ पे कर्म आ रहा है ना साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। ठीक है, लिख लीजिएगा आगे। और उसको विवश होकर मेरे साथ चलना पड़ा, विवश होकर, उसको विवश होकर के मेरे साथ चलना पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, किसको चलना पड़ा, तो उसको। और क्या चलना पड़ा, तो यहाँ पे कुछ पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। लास्ट क्या है, उसके आगे, यह क्यों रो रहा है, यह क्यों रो रहा है। तो पता चल रहा है कि यह क्यों रो रहा है, ये तो प्रश्नवाचक हो रहा है। ठीक है, लेकिन यह भी क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पे कोई काम पता नहीं चल रहा है। उसके बाद क्या है, वह अपनी करुणा कहानी सुना रहा है, क्या सुना रहा है, तो कहानी। कौन सुना रहा है, तो वह। तो ये क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। क्या लगा करके पूछिएगा, आपको सब आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप नंबर फिक्स कर लीजिएगा। और ये बहुत अच्छे था, यहाँ पे जो तीन चार बचा है वो कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तत्सम और तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में आए हुए हैं, ठीक है, और जय के त्यों प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही प्रयुक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तत्सम शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे राजा, पुष्प, कवि, आज्ञा, अग्नि, वायु, मतलब ये सब क्या है, संस्कृत भाषा है, लेकिन वैसा ही हिंदी में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, लेकिन अब देखिए आगे हम इसका तत्सम और उसके बाद तद्भव पढ़ रहे हैं ना। तद्भव किसे कहते हैं, वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, मतलब कि संस्कृत या संस्कृत से आया है, ठीक है, या उससे बना हुआ है, और परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, मतलब उसका क्या होता है, हिंदी में बदलाव हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, तत्सम। से तत्सम में जब बदलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, तद्भव। ठीक है, जैसे भोर, चार, बच्चा, फूल इत्यादि यहाँ पर हो गया। ठीक है, आगे देखिए इसी से और है, तो अर्धभूत तत्सम। ठीक है, लास्ट में क्या है, अर्धभूत सत्सम। तो अर्धभूत तत्सम शब्द उन सांस्कृतिक शब्दों से शब्दों को कहते हैं जो प्राकृतिक भाषा बोलने वाले उच्चारण के बिगड़ते हैं, मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं ना उसको बिगाड़ देते हैं। ठीक है, बिगड़ते बिगड़ते कुछ और एक नए रूप लेते हैं, मतलब बिगाड़ करके हम लोग उसको क्या करते हैं, अलग से बोलने लगते हैं। ठीक है, तो उसका उदाहरण भी देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे बच्चा, बच्चा को हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा। अंग्या, ठीक है, अंग को हम अंग्या बोलेंगे। मुंह, तो मुंह ऐसे ही होता है, बस इत्यादि, मतलब कि कुछ कुछ को हम लोग क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं, बिगाड़ते बिगाड़ते कुछ अलग रूप में दे देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है, तत्सम तद्भव को देख लेते हैं। तो अगर ऐसा रहेगा तो आप उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए खीरा लिखा हुआ है, औसत, यहाँ पर बहुत सारा है, खत्री, क्षत्रिय, खार, छार, खीर, छीर। तो ऐसा तत्सम तद्भव है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा कि क्या क्या है। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पे आपका वीडियो कंप्लीट